आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसने हाल ही में आप कह सकते हैं भारत और चीन के बीच टेंशन को और बढ़ा दिया है। बिल्कुल। ये है दलाई लामा के उत्तराधिकारी का सवाल। चीन ने इस पर भारत को चेतावनी भी दी है। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हम समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, इसके पीछे शक्ति का संघर्ष क्यों है और इसका भारत चीन संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, और देखिए ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान दलाई लामा जो तिब्बती बौद्ध धर्म के एक तरह से वैश्विक आध्यात्मिक नेता हैं और चीनी नियंत्रण के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध के प्रतीक भी। सही। वो अब 90 वर्ष के हो चुके हैं। अभी 6 जुलाई को उनका जन्मदिन मनाया गया, तो उनकी बढ़ती उम्र के साथ ये सवाल और भी अहम हो गया है कि उनके बाद कौन। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पारंपरिक तौर पर ये प्रक्रिया कैसे चलती है। मतलब तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है ना? सही कहा। परंपरागत रूप से नए दलाई लामा को पहचानने की एक बहुत आप कह सकते हैं विस्तृत और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसे तिब्बत के जो वरिष्ठ भिक्षु हैं, लामा हैं, वो सदियों से निभाते आ रहे हैं। अच्छा। इसमें कई तरह के संकेत होते हैं, ध्यान और परीक्षण शामिल होते हैं। ये पूरी तरह से एक धार्मिक प्रक्रिया है। लेकिन यहीं पर चीन का नजरिया, जैसा आपने कहा, बिल्कुल अलग है। चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है और दलाई लामा को तो वो एक अलगाववादी नेता के तौर पर देखता है। हाँ, बिल्कुल। तो उत्तराधिकार पर उनका क्या कहना है? देखिए, चीन का स्टैंड एकदम साफ है। वो कहते हैं कि अगला दलाई लामा उनके देश के कानूनों और नियमों के तहत चुना जाएगा, और वो एक खास प्रणाली का जिक्र करते हैं बार बार, गोल्डन अर्न प्रणाली। गोल्डन अर्न, ये क्या है? उनका दावा है कि ये 1793 में मतलब चिंग राजवंश के समय शुरू हुई थी। इसमें होता यह है कि जो संभावित उम्मीदवार होते हैं उनके नाम पर्चियों पर लिखकर एक सोने के कलश यानी अर्न में डाले जाते हैं। अच्छा। और फिर लॉटरी की तरह एक नाम निकाला जाता है और अंतिम मंजूरी जो है वो बीजिंग से मिलती है। तो एक तरह से इसका उद्देश्य उत्तराधिकार पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना है। ये गोल्डन अर्न प्रणाली सुनने में तो ऐतिहासिक लगती है, पर क्या ये वाकई इतनी सीधी है? इसमें कोई विवाद नहीं है? विवाद तो बहुत है, यहीं पर तो असली मुद्दा है। आलोचक कहते हैं कि पहली बात, ये प्रणाली ऐतिहासिक रूप से भी हमेशा इस्तेमाल नहीं हुई, और दूसरी और ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसे अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस्तेमाल कर रही है। अच्छा। किस लिए? तिब्बती संस्कृति और धर्म पर अपना पूरा कंट्रोल करने के लिए, एक राजनीतिक औजार की तरह। वो इसे सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा का सम्मान नहीं मानते, बल्कि उस पर कह सकते हैं कब्जा करने की कोशिश मानते हैं। तो ये पूरा नियंत्रण का खेल है। अब इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ फिट होता है? परम पावन दलाई लामा तो 1959 से भारत में ही है, धर्मशाला में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। हाँ। और हाल ही में जुलाई की शुरुआत में भारत सरकार के एक मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दलाई लामा अपना उत्तराधिकारी खुद तय करेंगे और ये पूरी तरह से धार्मिक मामला है। जी। इस पर चीन की प्रतिक्रिया काफी तेज थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। चीन ने तुरंत इस पर रिएक्ट किया। भारत से कहा कि वो सावधानी बरते और तिब्बत से जुड़े मामलों में दखलंदाजी से बचें। जाहिर सी बात है, चीन इस मुद्दे पर किसी भी बाहरी प्रभाव को लेकर, खासकर भारतीय प्रभाव को लेकर, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक संतुलित बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार आस्था के मामलों पर कोई पक्ष नहीं लेती और ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक मुद्दा है। लेकिन क्या ये चीन की प्रतिक्रिया सिर्फ एक बयान पर थी या ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है कि दलाई लामा के मुद्दे पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को खासकर भारत की तरफ से पहले ही रोक दिया जाए, वो भी तब जब भारत चीन संबंध 2020 की गलवान झड़प के बाद से अच्छी तो नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि हाँ, ये निश्चित रूप से एक व्यापक रणनीति का हिस्सा लगता है। चीन दलाई लामा के वैश्विक प्रभाव को समझता है। बिल्कुल। और वो नहीं चाहता कि उनके उत्तराधिकार का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठे, खासकर भारत के समर्थन से। देखिए, ये मुद्दा भविष्य की भू राजनीति को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। और यहाँ एक बड़ा डर ये है कि क्या भविष्य में 2 दलाई लामा होंगे? 2 दलाई लामा? इसका मतलब क्या होगा? ये कैसे संभव है? एक जिसे चीन अपनी गोल्डन अर्न प्रक्रिया से चुने और मान्यता दे, जो शायद चीन नियंत्रित तिब्बत में ही रहे। अच्छा। और दूसरा जिसे परम पावन दलाई लामा की बताई प्रक्रिया और उनके कार्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो शायद भारत या किसी और स्वतंत्र देश में हो। ये सिर्फ तिब्बती समुदाय का विभाजन नहीं होगा। दस्तावेज ये इशारा करते हैं कि चीन का लक्ष्य केवल उत्तराधिकार को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि दलाई लामा के जो वैश्विक नैतिक अधिकार है ना, हाँ, उसे ही कमजोर करना है, उसे अपनी राजनीतिक व्यवस्था के अधीन लाना है।
दो दलाई लामा होना एक तरह से इस वैश्विक प्रतीक को खंडित कर देगा और भारत के लिए ये स्थिति बहुत मुश्किल संतुलन बनाने वाली है। कैसे? एक तरफ अपने यहाँ बसे तिब्बती समुदाय का ध्यान रखना है, वैश्विक मानवाधिकारों की बात है, और दूसरी तरफ चीन के साथ जो पहले से तनावपूर्ण संबंध है उन्हें और बिगड़ने से बचाना है। ये बहुत महीन रेखा है। वाकई बहुत मुश्किल। अच्छा, आगे क्या हो सकता है? क्या परम पावन दलाई लामा ने खुद इस पर कुछ कहा है कि वो क्या चाहते हैं या क्या हो सकता है? हाँ, उन्होंने कई बार संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका पुनर्जन्म चीन के नियंत्रण से बाहर हो सकता है, संभवतः भारत में या किसी अन्य स्वतंत्र देश में। अच्छा। और उनके निजी कार्यालय जो है गादेन फोडोंग ट्रस्ट, ये पारंपरिक रूप से दलाई लामा के प्रशासन और उत्तराधिकार मामलों के लिए जिम्मेदार संस्था है। उन्होंने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि असली उत्तराधिकारी को मान्यता सिर्फ वही देंगे, ना कि चीन द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति। तो ये मामला तो फिर जैसा आपने कहा सिर्फ धर्म का तो रहा ही नहीं, ये तो एक जटिल राजनीतिक शतरंज का खेल बन गया पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऐसा खेल है जिसके परिणाम सिर्फ तिब्बत या भारत चीन संबंधों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इनका असर आप देखिए वैश्विक कूटनीति और शक्ति संतुलन पर भी महसूस किया जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में विभिन्न पक्ष क्या कदम उठाते हैं। वाकई स्थिति काफी पेचीदा है और इस पर नजर रखनी होगी। हाँ, और ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, नहीं? कि अगर भविष्य में ऐसा होता है कि अलग अलग पक्ष अलग अलग दलाई लामाओं को मान्यता देते हैं, हाँ, तो इस आध्यात्मिक और भू राजनीतिक रूप से आप कह सकते हैं विस्फोटक स्थिति से क्या नई चुनौतियां पैदा होंगी, खासकर तब जब दुनिया और इस क्षेत्र के समीकरण पहले ही इतनी तेजी से बदल रहे हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आगे जरूर सोचना चाहिए।